केवल यूपी के बारे में कहना चाहता हूं कि यूपी में लगभग 96 लाख एमएसएमईज हैं, लेकिन केवल 14 लाख पंजीकृत हैं। पूरे देश में 6 करोड़ हैं। एमएसएमई के विपरीत केवल 1 करोड़ पंजीकृत हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर 96 लाख एमएसएमईज हैं केवल यूपी में, 6 करोड़ पूरे देश में हैं और पंजीकृत केवल 14 लाख और 1 करोड़ हैं, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जागरूक होगी और अपनी डबल इंजन सरकारें जहां जहां चल रही हैं उनको जगाने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक समय ऐसा भी था जब लोग बजट के आने पर खुश होते थे, क्योंकि बजट नई उम्मीद जगाता था, देश और जनता को आगे की ओर ले जाता था। लेकिन भाजपा सरकार के बजट में न देश के विकास के लिए कुछ होता है, न जनता की तरक्की के लिए। बजट मायूसी लेकर नहीं आना चाहिए। बजट देश का आर्थिक मानचित्र होता है। वो दर्शाता है कि किस तरह पूरे देश का संतुलित, मतलब हर राज्य का बराबर विकास हो, और जो भी राज्य या क्षेत्र भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से पिछड़ गया है, उसके लिए कैसे प्रावधान किए जाएं जो वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। वर्तमान में बैलेंस डेवलपमेंट की नीति पिछड़ती जा रही है। मैंने कई मौकों पर कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, सच्चा विकास वही होता है जो भेदभाव मिटाता है। अच्छा बजट किसी देश को हर दिशा में विकास का रास्ता तैयार करता है। इन्हीं अर्थों में बजट लोकतांत्रिक होता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होता है। ये सबसे आखिरी व्यक्ति को ताकत देकर के उसे आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ता है। ये बजट होता है। और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मिट जाए अमीरी गरीबी के बीच की वो सब खाई जिसमें भेदभाव और गैर बराबरी की जड़ें जमाई। बजट के अंदर उसके लिए हमेशा एक दिल धड़कना चाहिए, जो आज भी भूख के सूचकांक के आंकड़े बनाकर देश के दिखावटी विकास के सच का भंडाफोड़ कर रही है। भूख मिटे, महंगाई घटे, यही बजट का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। निर्बल को सबल बनाना, निराशा को आशा में बदलना ही बजट का मानवीय पहलू होना चाहिए। बजट का सबसे बड़ा सिद्धांत कमजोर के प्रति हमदर्दी होना चाहिए। बजट बनाने की सोच किसी या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसानियत के नजरिए की उसी बुनियाद होनी चाहिए। यदि बजट के आने से निर्बल सबल बनता है तो समझो बजट अपने उद्देश्यों से सफल हुआ है, नहीं तो उसे असफल ही माना जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रोटी की भूख किसानों को विश्वास में लेकर ही मिटाई जा सकती है। और मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उन बातों को। किसान को फसल का सही दाम दिलवाना और उसे बीज, खाद, पानी का इंतजाम करना, आवारा पशुओं से उनकी फसलों को बचाना। और ये आवारा पशुओं को अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक रोड मैप बनाया है और 2 हफ्ते मुझे लगेंगे, सरकार बनवा दीजिए, एक भी जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा और किसान की जान नहीं जाएगी और न खेतों की बर्बादी होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य चाहे इधर के हों उधर के हों, वो जानते होंगे कि इस तकलीफ और परेशानी से अभी भी किसान उभर नहीं पाया है और आज भी खेतों को उसे चार दीवारी या तारों से जोड़ करके चलना पड़ रहा है। फसलों को बचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में जुमलेबाजी और झूठे वादे अच्छे नहीं। आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे कारोबार हो रहे हैं जो कारोबार बढ़ते चले जा रहे हैं। कई उद्योगपति कई गुना कारोबार से लाभ उठा रहे हैं। कई विदेशी कंपनियां इस धंधे में अरबों कमा रही हैं, लेकिन आलू का किसान इस लाभ से वंचित है। जहां अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए मुनक्का को लेकर के अगर वोट बढ़ाए, मैं उसका स्वागत करता हूं। मखाने को लेकर के एक कदम आगे चला गया, मैं दूसरे स्टेट में पहुंच गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन मखाने का जो बोर्ड बनाए, लेकिन हमारे साथियों मखाने का ध्यान रखना,
जिस तरीके से पॉपकॉर्न का मीठे और नमकीन में जीएसटी में हेरफेर हो गया है, कहीं आपके मखाने में भी मीठे का जीएसटी अलग हो, नमकीन का अलग हो, गुड़ वाले का अलग हो मखाने में। हाँ, कहीं वैसा ही ना करेंगे। आज किसान का आंदोलित होना सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार और किसान के बीच भरोसे के बिना भूख नहीं मिटाई जा सकती है। समय पर बीज खाद को मिलना, कृषि ऋणों को माफ होना, एमएसपी दिलवाना सरकार का दायित्व है। वो इससे बच नहीं सकती। किसानों के हिस्से में काले कानून नहीं, सतरंगी भविष्य आना चाहिए और ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों को अपमानित करना चाहती है। वहीं अध्यक्ष महोदय, हमारे मानव संसाधन के लिए स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार होना बेहद जरूरी है। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हर शरीर को पोषक आहार मिल सके, कार्य की दशाएं अच्छी हों, वर्क लाइफ बैलेंस सही हो, जिससे मानसिक रूप से भी लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा पर्यावरण को भी अब स्वास्थ्य के बड़े कारक के रूप में लेना होगा। एनवायरनमेंट को हेल्थ फैक्टर के रूप में देखना होगा। हर तरह के प्रदूषण को रोकना होगा, हरियाली बढ़ानी होगी। साथ ही एक बात और अहम है और वह है हर तरफ नकारात्मकता, नफरत का प्रचार। इससे इंसान के अंदर नेगेटिविटी आती है, आपस का विश्वास और सौहार्द टूटता है। इसके परिणाम स्वरूप इमोशनल सपोर्ट सिस्टम फेल होने लगता है। फेक न्यूज लोगों को मानसिक रूप से धीरे धीरे बीमार बना रही है। इसे हर हाल में रोकना होगा। और अध्यक्ष महोदय, इसमें विपक्ष से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कई मौकों पर हम लोग देखते हैं कि सरकार जितना अपने आप का प्रचार करना चाहती है, उससे ज्यादा दूसरों को कैसे बदनाम किया जाए उसके लिए प्रचार करती है। ये शायद सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इससे देश के मानव संसाधन में जो जानबूझ करके आपसी अविश्वास बढ़ाया जा रहा है और समाज में सौहार्द को भी जानबूझ करके घटाया जा रहा है, जिससे कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेक सकें, इसके लिए सख्त कानून लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार लोगों को सही इलाज नहीं दे पा रही है, दूसरे जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लग रहा है। सरकार मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनती है, बल्कि जनता के कल्याण के लिए बनती है। ये बात कुछ लोगों को याद रखनी चाहिए। अगर आप अध्यक्ष महोदय, अगर काम है भी तो सही दाम नहीं मिल रहा है। ये बात अगर एक पढ़े लिखे युवा के लिए सही है तो एक मजदूर के लिए भी दिन भर कमर तोड़ मेहनत तो करता है, लेकिन उतना पैसा मजदूरी में नहीं पाता है कि अपनों का अपना पेट भर सके। आज जबकि देश की अधिकांश आबादी युवा है, ऊर्जा से भरी हुई है, कुछ करना चाहती है, ऐसे में सरकार को सिर्फ ये करना है कि वो देश के कारोबारी वातावरण और व्यावसायिक व्यवस्था का निर्माण करे, लोगों के टैलेंट को पहचाने, उसकी सच में स्किल मैपिंग करे, जिससे युवा को प्रतिभाओं के अनुसार उसको काम रोजगार मिल सके, जिससे युवाओं को देश के निर्माण में अपना योगदान करने का मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, जब से ये सरकार बनी है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई कहां पहुंच गई है सरकार को बेहतर पता है, आकलन है उनको। इसलिए अध्यक्ष महोदय, महंगाई एक ऐसी समस्या बनकर उभरी है जिसने हर कौर को भारी बना दिया है। जिस तरह सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीतिक चंदे के नाम पर कंपनियों से उगाही कर रहे हैं, दरअसल वो भी दामों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार ने मुनाफाखोरी की लगाम खोल दी है और मुनाफाखोरों को छुट्टा बैल हो गए हैं। आजाद भारत के इतिहास में भी नोटबंदी और जीएसटी दो सबसे बड़े आर्थिक सुधार हैं। सुधार नहीं बल्कि सबसे बड़े आर्थिक विकार बनकर के उभरे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, नोटबंदी के समय पर बैंक की लाइन में एक मां लगी थी गर्भवती, जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम हम लोगों ने खजांची रखा है। अब वो काफी बड़ा हो गया है, साइकिल भी चला लेता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा सरकार से कम उसको ही गोद ले लें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उसको गोद ले लीजिए। नाम जब आप गोद ले लेंगे तो नाम भी आप अपने हिसाब से रख पाएंगे। किसी भी आर्थिक सुधार का लक्ष्य ये होता है कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और आसान होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। लेकिन इन सुधारों के आने के बाद से अर्थव्यवस्था की गति कछुआ की चाल जैसी हो गई है, जिसकी प्रमाण है कंपनियों की ग्रोथ का काम होना, उनकी बिक्री का घट जाना
यहां तक कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी 2% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के पास पैसों की किल्लत हो गई है और वो रोजमर्रा की जरूरत तक खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उनकी बचत कहां से होगी, और जब बचत नहीं होगी तो लोग क्या तो खाएंगे और क्या बाजार में लगाएंगे। लोगों में भविष्य को लेकर कितनी अनिश्चितता और चिंता है कि वो अपने जमा पैसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। इसलिए व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, बैंकों में भारी किल्लत है, पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा है और लोग निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सरकार से, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आत्मनिर्भरता की बात करते हुए भी हमारा शेयर बाजार विदेशी निवेशकों पर निर्भर करने लगा है। जब वो पैसे लगा देते हैं तो शेयर बाजार में उछाल आ जाता है, नहीं तो उसे धड़ाम होते देर नहीं लगती है और एक एक दिन में हमारे निवेशकों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसका एक बड़ा शिकार हमारी युवा पीढ़ी भी हो रही है, जो देखा देखी में पैसे तो लगा देती है लेकिन शेयर की खरीद फरोख्त से पैसा कमाने वाले बिचौलियों की गहरी चाल को समझ नहीं पाती है। ये खेल बंद होना चाहिए और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि खेल ये बंद हो। सेबी को अपना काम निष्पक्ष करना चाहिए और अर्थव्यवस्था की निगरानी व्यवस्था सच्ची नियत के साथ सजग और सचेत होनी चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट से बाहर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह विदेशी निवेशक धीरे धीरे भारतीय बाजार से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, वो दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था से अब उनका भरोसा उठ गया है। उन्हें दूसरे देशों से अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है, इसलिए वो अपना पैसा यहां से निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं और हमारा शेयर मार्केट उनकी वजह से हिचकोले खा रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं अपने बात को ज्यादा बड़ा लिख दिया। क्योंकि अध्यक्ष महोदय बजट 4 इंजन का था, इसलिए बड़ा लिख करके लाए। कोई बात छूटे ना, क्योंकि सरकार तक वो बात पहुंच जाए। नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय अगर 11वां बजट हो 4 इंजन लगाने पड़े तो कहां विकसित भारत बन रहा है। जीएसटी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा, व्यापारियों के प्रति विश्वास जताना होगा। यदि टैक्स की व्यवस्था और दर सही होगी तो सब आसानी से टैक्स भर देंगे। हाई टैक्स रेट दरअसल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, इससे राजस्व की हानि होती है। सच में लोग काम कारोबार करना चाहते हैं, कर की चोरी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए टैक्स की रेट को तार्किक बनाना और टैक्स सिस्टम को इजी करने की से ही अर्थव्यवस्था में गति आएगी। निवेश के लिए दुनिया वापस हमारे देश की ओर देखेगी। मैं अध्यक्ष महोदय अर्थव्यवस्था के संबंध में एक गंभीर मुद्दा मैं बताना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मामला है पलायन का। पलायन के मामले में एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। एक तरफ वो सबसे अमीर वो लोग जो अपनी पूंजी का निवेश करते हैं और दूसरी तरफ सबसे गरीब वो लोग हैं जिनके पास अपने श्रम निवेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे हजारों अरबपति बाहर के देशों में ज्यादा उम्मीद देखते हुए अपनी पूंजी लेकर देश छोड़कर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे गरीब लोग हैं वो राज्यों के असंतुलित विकास की वजह से अपने राज्यों से पलायन कर रहे हैं। इस महा समस्या का सबसे बड़ा शिकार हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां नौकरी और अवसरों की भारी कमी है, जहां विकास टीवी अखबारों होर्डिंग में तो दिखता है लेकिन जमीन पर नहीं। जब पूंजी और श्रम के निवेश के लिए आंतरिक वातावरण बनेगा तभी सच्चा विकास होगा। बजट अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, अर्थव्यवस्था लाभ के लोभ से मुक्ति होगी और बजट एक लोकतांत्रिक देश के जन कल्याण की सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट विकास में तेजी लाने का इसका मतलब यह है कि पिछले 11 सालों के भाजपा ने विकास के लिए कछुए की चाल चली है।
जब उन्होंने समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लिया तो ये बात खुली की हुआ है। मतलब कुछ लोग वहताशा आगे बढ़ गए हैं और बाकी नीचे की ओर जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के निवेश में को नई जान डालने की बात करने का अर्थ ये निकलता है कि भाजपा राज में निजी क्षेत्र बेजान हो गया है। नोटबंदी और जीएसटी के लिए सुधार नहीं, विकार साबित हुआ। अध्यक्ष महोदय, परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरने की बात करने वो स्वीकार कर रही हैं, लोगों को मुस्कुराना बंद कर दिया है। अच्छे दिन न इनके राज में आए हैं और न आएंगे आने वाले समय में भी। भारत के बढ़ते मध्यम मार्ग को खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने की बात तो मतलब है कि मध्यम वर्ग के हाथ खाली हैं। आज आप आयकर की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत पहले इस बात की मांग की थी, इसलिए कि 12 लाख के कम से कम उनको कर से। वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सब मिलकर के अधिक संपन्नता लाने और विश्व में अपना स्थान बनाने और अपने राष्ट्र की अनंत क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो उनकी असली मतलब ये था कि वो बस चल रहे हैं। ये यात्रा निरर्थक है। अगर 11 साल बाद भी मंजिल का अता पता नहीं है तो ये यात्रा कौन सी है? अध्यक्ष महोदय, जब आपने कहा कि हमारे सामने प्रतिकूल भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो अध्यक्ष महोदय ये बताए सरकार कि आपने उन्हीं प्रतिकूलों को क्यों होने दिया, प्रतिकूल परिस्थितियों को क्यों बनने दिया? हमारे संबंध पड़ोसियों से क्यों खराब हुए? हमारी सीमाएं क्यों असुरक्षित हुई? हम क्यों अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने में कामयाब नहीं हुए हैं? जब आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो आप ये क्यों भूल गए कि हमारा रुपया उनके शासनकाल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है? सबका विकास का आपका नारा सबका विनाश में कैसे बदल गया है? क्योंकि जब रुपया नीचे जाएगा तो विनाश का ही रास्ता खोलेगा। बड़े से लेकर छोटे उद्योग धंधे दुकानदारी सब चौपट क्यों हो गए हैं? मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, ये सब नाकामी की किताब के चैप्टर कैसे बन गए? वहां सवाल ये कि कैसे व्यापार कारोबार केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट गया और बाकी सबका काम धाम क्यों मिट गया? अध्यक्ष महोदय, हम भी मानते हैं कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है। लेकिन आप लोग ये बात सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जनता आपके लिए बस नारे का विषय है। आप कहती हैं कि हमारे लिए विकसित भारत में शामिल हैं गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों से 70% महिलाएं और देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। अगर ये आपका लक्ष्य है, पर क्या आपके राज्य में अमीरी गरीबी की खाई नहीं बढ़ी? भूख के इंडेक्स में हम कहां जा पहुंचे हैं? स्कूली शिक्षा का बजट कम नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी नहीं हुई, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लगा दिया है। आपने योग्य लोगों को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेला और आपके बड़े बड़े नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि कमी नौकरी की नहीं है, योग्यता की है। अपनी युवा पीढ़ी को हताश निराश करने का पाप आप लोगों ने किया है। कुशल कारीगर के नाम पर आपने युवाओं को डिलीवरी पर्सन बनाकर छोड़ दिया है। आपके राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। ऐसे असुरक्षित माहौल में आप कैसे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की बात कर सकते हैं? आपके मंत्रिमंडल में ही कितनी भागीदारी है, ये आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। रही बात फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात, तो पहले आपसे आग्रह की आप अपने लोगों की थाली भर दीजिए। ऐसे हवाई जुमले उछालिए, कम उछालिए। इनमें अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में जिन 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार की बात कही गई है, उनमें से कराधान अब तक सफल नहीं होगा जब तक उसे सरल, पारदर्शी और ईमानदार नहीं बनाया जाएगा। जब तक विद्युत क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपकर मनमानी वसूली से रोका नहीं जाएगा। शहरी विकास के नाम पर जब तक जमीनों कुछ धनवानों के हाथों में कौड़ियों के दाम बेचने का खेल खत्म नहीं किया जाएगा।
खनन के नाम पर जब तक जल जंगल जमीन पर आदिवासी पारंपरिक अधिकार की हकमारी की हेराफेरी रोकी नहीं जाएगी और जब तक वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार की निष्पक्ष कोशिश नहीं की जाएगी। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय इतना ही कहना चाहूंगा कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है। असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। ये रोड मैप कहीं नहीं दिखाता है कि जिससे विकसित भारत बने। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। श्रीमती हेमा मालिनी।